नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी नेट में लगे महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे, महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे और महत्वपूर्ण भाषा क्या है। तो आज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, जिसमें भाषा को देखेंगे और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में किस कवि ने रीतिकाल का नाम क्या दिया, भक्तिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया, काल विभाजन किस आधार पे किया गया, और हिंदी साहित्य की प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं उनको हम देखेंगे। का पहला नाटक किस विद्वान ने क्या नाम किस विद्वान ने किसको पहला नाटक माना और किस कहानी को पहला किस विद्वान ने क्या कहा है, किस कहानी के संबंध में, उपन्यास के संबंध में। इसी तरह हम आज जो भी हैं रचनाएं उनको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भारोपी भाषा परिवार। भारोपी परिवार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? भारोपी जो भाषा परिवार है उसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इंडो जर्मनिक नाम से भी जानते हैं, हित्ती परिवार, आर्य परिवार। तो भारोपी परिवार को हम किस किस नाम से जानते हैं? इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। तो भारोपी परिवार के जगह अगर आ जाए इंडो जर्मनिक परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं, या भारत हित्ती परिवार की भाषाएं कौन सी हैं, आर्य परिवार की भाषाएं, तो उन्हीं के अन्य नाम क्या हैं? भारोपी परिवार के अन्य नाम ही इंडो जर्मनिक, भारतीय हित्ती परिवार और आर्य परिवार हैं। तो ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 शाखाओं को शतम और केंतुम 2 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में क्या किया गया है? भाषाओं को बांटा गया है। देखते हैं शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाओं को रखा गया है। भारत ईरानी, बल्टो, स्लाविक, आर्मनी, अल्बानी जिसको इलिरियन भी कहा जाता है। तो हम शतम वर्ग में कितनी भाषाएं शामिल हैं? शतम वर्ग में 4 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत ईरानी, बल्टो, स्लाविक, आर्मनी, अल्बानी, ये इतनी भाषाएं किसमें? शतम वर्ग में आती हैं। शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारत ईरानी, बल्टो, स्लाविक, आर्मनी, अल्बानी, ये 4 भाषाएं हैं जो शतम वर्ग में आते हैं। और केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं हैं? जर्मनिक, जिसे ट्यूटर्निक भी कहते हैं, केल्टिक और ग्रीक, तोखी, हिटलाइट, इटालिक। तो कौन कौन सी जो केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं रखी गई हैं? जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटलाइट, इटालिक, ये कौन सी केंतुम वर्ग में भाषाएं रखी गई हैं। भारत ईरान के 3 उपवर्गों का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है। भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का ग्रियर्सन ने क्या किया है? उल्लेख किया है। ईरानी, दर्द और भारतीय भाषा। परिवार को किस किस नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक, भारतीय हित्ती परिवार और आर्य परिवार। या अगर ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषाओं को 10 शाखाओं के अंतर्गत 2 वर्गों में बांटा गया है। ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, शतम और केंतुम। शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? भारत ईरानी, बल्टो, स्लाविक, आर्मनिक, अल्बानी। और केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी और इटालिक। ये कौन सी हैं? केंतुम वर्ग में आती हैं। अब हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन कौन से हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन कौन से हैं? भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन कौन से हैं? प्राचीन आर्य भाषाओं का जो समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं का समय कितना माना जाता है? भारतीय आर्य भाषाओं का समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक आर्य भाषाओं का जो समय अगर हम बात करें तो आधुनिक आर्य भाषाएं का समय 1000 ईस्वी के बाद से। तो प्राचीन
आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही हैं? प्राचीन आर्य भाषाओं की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय कितना रहा? 2000 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कितना? प्राचीन आर्य भाषाएं कौन है? वैदिक संस्कृत का समय कितना है? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसका किसका समय था? जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय अगर हम देखें तो पाली, प्रकृत, अपभ्रंश। पाली का समय 500 से 1 ईस्वी माना जाता है। प्रकृत का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। जो पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा मसीह के 500 वर्ष पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है पाली का समय। प्रकृत का समय अगर बात करें तो 1 ईस्वी, अब क्या शुरू हो रहा है? ईस्वी, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है प्रकृत का समय। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का समय, जो अपभ्रंश तथा अवहट का समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? अब हम देखते हैं। हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये कौन सी हैं? आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कौन सम्मिलित जैसे नहीं हैं? तो इनमें तो हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये सभी क्या हैं? भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। हिंदी भी है, बंगला भी है, उड़िया भी है, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी, ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इससे पहले अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को क्या क्या कहा है। आचार्य दंडी ने जो अपभ्रंश भाषा को क्या अपभ्रंश भाषा जो है इसको क्या नाम दिया है? उन्होंने कहा है यह अम्भीरों की भाषा है, यानी कि अम्भीर भाषा है। यह अम्भीरों की भाषा है, यहाँ अम्भीर भाषा है। और भरत मुनि ने जो अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है। भरत मुनि ने जो अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? अभिरोक्ति कहा है। वाग्भट्ट ने और हेमचंद्र ने क्या कहा है? वाग्भट्ट और हेमचंद्र ने जो है किसको? अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? तो उसको क्या कहा है? ग्राम भाषा कहा है। वाग्भट्ट, हेमचंद्र ने उसको अपभ्रंश भाषा को क्या कहा? ग्राम भाषा कहा है। भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है। आचार्य दंडी ने अभिरों की भाषा कहा है। अब हम देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। शौरसेनी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? शौरसेनी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी सेनी उपभाषा कौन कौन सी आती हैं? राजस्थानी हिंदी, ये किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी के अंतर्गत आती है। और पहाड़ी हिंदी, ये भी शौरसेनी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी, ये भी किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी के अंतर्गत आती है। अब अगर हम ये तो अपभ्रंश सेनी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित हैं? राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाली। तो ये कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित हैं? इसमें 5 बोलियां जो हैं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाली। और अगर ऐसे नहीं ये याद होती हैं तो हमने एक ऐसी कोई ट्रिक पढ़ी थी या बनाई थी। जय मामे मारीच, जय से जयपुरी, माँ से मारवाड़ी, में से मेवाती और माँ से मालवी। जय मामे मारीच, जयपुरी, मालवी, मेवाती और ढूंढाली, ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? किसके अंतर्गत आती हैं? ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जय मामे मारीच, जय जयपुरी, माँ मारवाड़ी और में मेवाती, माँ मालवी। तो
मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाली ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें टावर की बहुलता देखने को मिलती है। जो इन बोलियों में क्या होता है, जो राजस्थानी हिंदी बोलियों की क्या विशेषता है, इसमें टावर की क्या होती है, विशेषता देखने को मिलती है। टावर की बहुलता देखने को मिलती है, टावर की हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हम अगर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत देखें कौन सी उपबोलियां आती हैं, तो पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमागढ़, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमागढ़, कुमाऊनी, गढ़वाली ये 2 बोलियां आती हैं। कुमागढ़ अगर हम इसकी ट्रिक भी रख सकते हैं, कुमागढ़, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? कुमागढ़, कुमाऊनी और गढ़वाली ये आती हैं। अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी सबसे पहले ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये उपबोलियां हैं। अगर इन उपबोलियों को भी, ये पश्चिमी हिंदी में भी हम इनको 2 में बांट सकते हैं। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आकार बहुला, दूसरी ओकार बहुला। पश्चिमी हिंदी को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो आकार बहुला, दूसरी ओकार बहुला। आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां अगर आती हैं? कौरवी, खड़ी बोली आती है आकार बहुला के अंतर्गत, हरियाणवी आती है और दक्षिणी आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी? कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी और ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये बोलियां हैं। मागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी भी कहते। अर्धमागधी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं या कौन कौन सी भाषा है? तो अर्धमागधी में उपभाषा पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी में कौन सी उपभाषा आती है? तो वो पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों की अगर हम बात करेंगे तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर बात करेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर हम भाषा बोलियों की बात करेंगे तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अगर मगधी के अंतर्गत अभी तो हमने जैसे अर्धमगधी देखा, शौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अर्धमगधी में अर्धमगधी की जो उपभाषा कौन सी है? तो वो पूर्वी हिंदी है। और पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। और उसके बाद अगर हम मगधी क्या है? अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी है। तो मगधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? तो मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। मग में भोज बिहारी करें। मगही किसको कहते हैं? बिहारी साइड को ही उधर मगध कहते हैं, मगध प्रांत। वही मगध तो भोजपुरी, बिहारी, मगही, मैथिली। या अगर मगधी की उपबोलियों को याद करने का ट्रिक अगर देखें तो मग में भोज बिहारी करें, मग से मगही, मै से मैथिली, भोज से भोजपुरी, बिहारी तो है ही, मग में भोज बिहारी करें। बिहारी ये 4 भाषाएं बोलियां हैं। अगर उपबोली बिहारी हिंदी है। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। और पहाड़ी हिंदी के अगर बात करेंगे तो कुमाऊनी, गढ़वाली। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बात करेंगे तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाली। और इस प्रकार इन बोलियों को वर्गीकृत किया गया है। अब अगर ये बोली कहाँ कहाँ पर जाती हैं, अगर हम उसकी बात करें,
मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंधी प्रांत के पूर्वी भाग में ये क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और नागौर, पाली, जालौर, ये कहाँ पर बोली जाती है? मारवाड़ी ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी। तो मालवी जो बोली कहाँ पर बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलम और भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीलम, टोक, ये यहाँ पर क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। जयपुरी और ढूंढाली, जयपुरी, हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़, यहाँ पर क्या बोली जाती है? जयपुरी या ढूंढाली बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाली कौन? हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़ में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरा में बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल वगैरह जाओ तो वहाँ पर क्या बोली जाती है? नैनीताल वगैरह जाओगे तो वहाँ पर तो कुमाऊनी बोली जाएगी। और अल्मोड़ा नैनीताल में कौन सी? कुमाऊनी बोली जाती है। और अल्मोड़ा में भी कुमाऊनी बोली जाती है। पिथौरा में भी कुमाऊनी बोली जाती है। गढ़वाली कहाँ पर बोली जाती है? गढ़वाल, टिहरी, चमेली, उत्तर काशी के आसपास क्षेत्रों में भी क्या बोली जाती है? गढ़वाली बोली जाती है। अगर ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज कहाँ? ब्रज तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, ईटा, बदायूं, बरेली, यहाँ पर क्या बोली जाती है? यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज बोली जाती है। ब्रज तो कौन कौन सी बोली जाती है? ब्रज कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश की मथुरा में बोली जाती है। आगरा, अलीगढ़, मैनपुर, ईटा, बदायूं, बरेली और ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, ईटा, बदायूं, बरेली और मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर का पश्चिमी भाग में क्या बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है। राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, करौली, धवलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, यहाँ पर क्या बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है। कन्नौजी हम देखते हैं कहाँ पर बोली जाती है? कन्नौजी फर्रुखाबाद में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है। कन्नौजी अगर फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, ये यहाँ पर क्या बोली जाती है? जो कन्नौजी क्या बोली जाती है। बुंदेली की अगर बात करें तो बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली झांसी में बोली जाती है। जालौन में बोली जाती है। जालौन में हरिपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर और सिवानी, होशंगाबाद, यहाँ पर क्या क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। तो बुंदेली यहाँ पर आ जाए, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों। झांसी बुंदेल की रहने वाली कौन थी? झांसी की रानी थी, हमने सुना है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, यहाँ पर क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। कौरवी खड़ी बोली को ही खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? रामपुर में बोली जाती है। मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग। तो कौरवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है सबसे पहले। खड़ी बोली या कौरवी बोली, दोनों में से एक, अगर कौरवी बोली आ जाए तब भी मेरठ में बोली जाती है, खड़ी बोली आ जाए
तब भी। तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग यहाँ पर क्या क्या बोली जाती है? यहाँ पर पूर्वी बोली बोली जाती है। हरियाणवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणवी दिल्ली में बोली जाती है, कुरुक्षेत्र में बोली जाती है, करनाल, जिंद, हिसर, रोहतक, नाभा, पटियाला। यहाँ पर पटियाला में क्या? हरियाणवी। दिल्ली, कुरुक्षेत्र में क्या बोली जाती है? हरियाणवी बोली जाती है। रोहतक में हरियाणवी, नाभा में हरियाणवी। दक्षिणी कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी बोली कहाँ पर बोली जाती है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, बरार, मुंबई में दक्षिणी बोली जाती है। मुंबई में क्या बोली जाती है? दक्षिणी। बरार, बीदर, ये कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी। अगर हम अवधि की बात करें तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि तो अवध में बोली जाती है। अयोध्या सबसे पहले अवधि। अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ये रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। यहाँ पर क्या बोली जाती है? अवधि बोली जाती है। अवधि, अयोध्या, लखनऊ, अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। यहाँ पर क्या बोली जाती है? यहाँ पर अवधि बोली जाती है। अगर बघेली की बात करें तो बघेली को 2 वर्गों में बांटा गया है। बघेली मध्य प्रदेश, दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट। यहाँ पर क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश, दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडाला, बालाघाट। यहाँ पर क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर, रायगढ़ और नंदगांव, रायपुर। यहाँ पर क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ पर बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायगढ़, नंदगांव और यहाँ पर खैरागढ़। यहाँ पर क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो भोजपुरी वाराणसी में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी वाराणसी, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले के पूर्वी भाग में भी क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है? वाराणसी में बोली जाती है, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले के पूर्वी भाग। यहाँ पर क्या बोली जाती है? यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। और बिहारी भी वहीं पर बोली जाती। बिहारी, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और बिहार में कहाँ कहाँ पर अगर भोजपुरी की बात करें बोली जाती है तो छपरा, सिरावन, गोपालगंज, भोजपुर, बबुआ, रोहतास, यहाँ पर क्या बोली जाती है? बिहार में भी भोजपुरी, बिहार तो मेन है क्योंकि छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुरी, यहाँ पर सब क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। और मगही की बात करें तो मगही कहाँ कहाँ? पटना, बिहार के पटना में मगही बोली जाती है। गया, मुंगेर, नालंदा और नवादा, औरंगाबाद, लखीमपुर, लखीसराय, भागलपुर, यहाँ पर मगही बोली जाती है। मैथिली कहाँ? मिथिला में बोली जाती है। पूर्वी चंपारण में क्या बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है। और मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, दिनाजपुर, यहाँ पर क्या बोली जाती है? यहाँ पर मैथिली बोली जाती है। तो ये हमने देखा हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी कहाँ बोली जाती हैं और सौरसेनी के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है और मगधी के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है। अर्ध मगधी के अंतर्गत सौरसेनी के उपबोलियाँ कौन कौन सी थी? राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी? ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवड़ी,
कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणी, दक्षिणी ये सब पश्चिमी के अंतर्गत आ गई। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आ गई। राजस्थानी के मारवाड़ी, मालवी, मेवाती आ गई। और उसकी मगध की बात करें तो मगध यानी भोजपुरी, बिहारी, मगही, मैथिली ये सब आ गई। अगर हम इन बोलियों के नामकरणकर्ताओं को देखें तो कौन है? कौरवी बोली को किसने नामकरण रखा? राहुल सांसक्त्यान ने कौरवी बोली का नामकरण किया। कौरवी बोली नाम किसने दिया? तो राहुल सांसक्त्यान ने दिया। राजस्थानी भाषा और बिहारी किसने दिया? राजस्थानी और बिहारी किसने दिया? तो ग्रियर्सन ने। राजस्थानी नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। और ग्रियर्सन ने 2 नाम दिए हैं, एक तो बिहारी, दूसरा राजस्थानी। बिहारी बिहार से बोली जाती है, बिहार से संबंधित हो तो बिहारी, और राजस्थान से राजस्थानी। तो ये किसने नाम दिए हैं? ये ग्रियर्सन ने नाम दिए हैं। राजस्थानी और बिहारी किसने नाम दिए हैं? ग्रियर्सन ने दिए हैं। कौरवी राहुल सांसक्त्यान ने दिए हैं। डिंगल बोली का नाम किसने दिया है? डिंगल बोली, डिंगल बांकीदास ने दिए हैं। और ब्रजबुली नाम किसने दिया है? ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है। और भोजपुरी नाम किसने दिया है? भोजपुरी रेमांड ने दिया है। मैथिली नाम कोलब्रुक ने दिया है। मैथिली नाम किसने दिया है? कोलब्रुक नाम दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैथिली इम्पॉर्टेंट है, कौरवी राहुल सांसक्त्यान ने, मैथिली कोलब्रुक, और भोजपुरी रेमांड, और बाकी ग्रियर्सन ने तो राजस्थानी और बिहारी दिया ही है। ये हो गई बोलियां के नामकरणकर्ता। तो विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ क्या है? जो सुनीति कुमार चटर्जी जी जो खड़ी बोली का अर्थ क्या मानती हैं? विभिन्न विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी जी कहती हैं सीधी। जो खड़ी बोली का अर्थ वे क्या बताती हैं? ये सीधी भाषा है, कहते हैं सीधी बिल्कुल भाषा है खड़ी बोली का। और कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? जो खड़ी बोली है वो कैसी भाषा है? वो उसका अर्थ क्या होता है? कर्कश होता है। विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी जी जो खड़ी बोली को क्या कहती हैं? सीधी भाषा कहती हैं। और कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? कर्कश कहते हैं। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? खड़ी बोली को गंवारू कहते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी क्या कहते हैं? खड़ी को पाई से संबंधित है, खड़ी पाई से संबंधित है। और अन्य भाषा वैज्ञानिक खरी या शुद्ध भी कहते हैं। खड़ी बोली को कुछ खरी कहते हैं खरी खोटी सुनाने वाले, बिल्कुल खरी खरी कहने वाले। तो अन्य भाषा खरी या शुद्ध कहते हैं। किशोरी दास वाजपेयी खड़ी या पाई से संबंधित कहते हैं। गिलक्राइस्ट गंवारू भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कर्कश भाषा कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी सिंधी भाषा कहती हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी सिंधी भाषा कहती हैं। कामता प्रसाद गुरु कर्कश भाषा कहते हैं। और गिलक्राइस्ट गंवारू भाषा, किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित हैं। अन्य भाषा वैज्ञानिक भी खरी या शुद्ध भाषा कहते हैं। गारसा दतासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा है? ये इस्त्वार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तान, इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ लिखा, इसमें उर्दू और हिंदी के कितने कवियों को संकलित किया? 738 कवियों को इसमें क्या किया?
ऐड किया, इनको जोड़ा। कितने? 738 कवियों को, जिसमें उर्दू और हिंदी के दोनों कवि, हिंदी उर्दू के कवि शामिल थे। अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति इसमें देखने को मिलती है। ये इन्होंने जो पद्धति, जिस पद्धति को अपनाया वो कौन सी पद्धति थी? तो वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णों के अनुसार, जैसे ए या आ आया तो आ के अनुसार सबसे पहले सबको रखते गए, और उसके बाद बा आया तो बा के अनुसार, सा आया तो सा के अनुसार, या ए आया तो ए के अनुसार। तो इन्होंने वर्ण के अनुसार ही सबका नामकरण किया, रखा उसमें। तो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति, जो कवियों का पद इसमें देखने को मिलता है। तो वर्णानुक्रम पद्धति, अगर हिंदी से संबंधित बात करें तो इन्होंने 72 हिंदी के कवि संबंधित थे इसमें। जो गार्ता दत्तासी कौन सी भाषा में ये लिखा है? जो फ्रेंच भाषा में लिखा है। इंदोई का अर्थ ही हिंदी होता है। इंदोई का अर्थ क्या होता है? हिंदी। तो गार्ता दत्तासी ने क्या लिखा? द स्टोर द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तान। इंदोई माने हिंदी, ए हिंदुस्तान, हिंदी का दला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तान। 738 कवि इसमें सम्मिलित हैं और 72 हिंदी के कवि रहें। ये फ्रेंच भाषा का लिखा गया क्या है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया क्या है? जो इतिहास ग्रंथ है, इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया। ये पहला भाग 1939 ईस्वी में, दूसरा 1947 ईस्वी में। और इसका 2-3 संस्करण जब आया, पहले तो ये प्रकाशित हुआ भाग 1 भाग 2 में, लेकिन जब दूसरा संस्करण कब आया? इसका दूसरा संस्करण आया 1971 ईस्वी में। जो दूसरा संस्करण 1971 में आया, उसमें ये 3 खंडों में ये विभक्त होके आया। जो तीसरा खंड आया उसमें 3 खंडों में विभक्त होके आया। पद्धति के जन्मदाता वर्णानुक्रम पद्धति को ये अपनाते हैं। इस ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। शिव सिंह सरोज, यह कब लिखा गया? यह 1983 ईस्वी में लिखा गया। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। तो शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया जो ये क्या था? इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से 1003 भाषाई कवियों का विवरण दिया गया। इससे बाद में इतिहासकारों ने इसी को आधार बनाया। इसमें जो शिव सिंह सरोज ने लिखा सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, उसमें 1000 कवियों को संकलित किया। इससे पूर्व 838 कवियों की रचनाओं के नमूने, उत्तरार्ध इसके जो पूर्व में 738 कवियों के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों को परिचय देखने को मिलता है। इन्होंने कौन सी पद्धति को? इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति का भी प्रयोग किया। तो इसमें कितने कवियों को संकलित किया? 1003 कवि। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का संकलन देखने को मिलता है? 1003। और अगर स्टोर द ला लिटरेचर हिंदुस्तान में 738 कवियों को, जिसमें 72 कितने हैं? हिंदी के कवि देखने को मिलते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया। ये इतिहास ग्रंथ है। ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन किस रूप में हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। बहुत से विद्वानों ने क्या? सही अर्थों में इसे ही पहला इतिहास ग्रंथ माना है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू पृथक किया गया। इसमें भाषाओं को अलग अलग किया गया, जिसमें संस्कृत को अलग किया गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सबका अलग अलग समय रखा गया। इसमें पहली बार कालक्रम वर्गीकरण का प्रयास करने को देखने को मिलता है। पहली बार अगर कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कालक्रम विभाजन देखने को मिलता है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, तो 1888 ईस्वी में यह लिखा गया। जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है यहाँ 11 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 886 कवियों का विवरण के आधार पर शिव सिंह सरोज से लिया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को ही क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है।
भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। तो जो अगर इनके द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें कितने कवियों को संकलित देखने को मिलता है? 886 कवियों का संकलन देखने को मिलता है, जिसमें 952 कवि टोटल हैं। 886 कवियों का आधार उनसे शिव सिंह सरोज से लिया है, शिव सिंह सरोज से लिया है। मिश्र बंधु ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। ये कब लिखा है? 1913 ईस्वी में लिखा है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर 1918 ईस्वी में लिखा है। वहीं मिश्र बंधु विनोद कब लिखा है? 1913 ईस्वी में लिखा है। और इसका ये 2 भागों में मिश्र बंधु जो विनोद है, इसके प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और इसका चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद का जो प्रथम 3 भाग होते हैं कितने सन में प्रकाशित होते हैं? 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। में 4591 कवियों को शामिल किया गया है। लगभग 5000 के समथिंग 4591 कवियों को शामिल किए। पहली बार इतने कवियों को सम्मिलित किया गया है। पहली बार मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन तथा काल विभाजन नामकरण कर चुके थे। किसने? ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधु को जाता है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभक्त किया। अगर मिश्र बंधु विनोद की बात किया जाए, इस ग्रंथ को कितने कालों में विभक्त किया? 5 कालों में विभक्त किया इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया। अगर मिश्र बंधु के भाई कौन कौन से हैं? तो मिश्र बंधु के भाई कौन कौन से हैं अगर बात करें तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये इनके 3 भाई हैं। बंधु के भाई कौन कौन से हैं? अक्सर पूछे जाते हैं कि मिश्र बंधु के भाई इसमें से कौन नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र हो जाएगा, श्याम बिहारी मिश्र हो जाएगा, सुखदेव बिहारी और एक कृष्ण बिहारी अगर रख दिया जाता है तो कृष्ण बिहारी जो हैं नहीं हैं। बाकी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये 3 इनके भाई हैं मिश्र बंधु के। और चौथे अगर कृष्ण बिहारी रख दिया जाएगा तो वो नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग इसने किया है? जॉर्ज गियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। और उन्होंने किसका प्रयोग किया है? काला अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले किस रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसको लिखा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ को लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। उसके बाद फिर इसका हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। फिर इसका क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। और जब 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन 1929 ईस्वी में फिर इसका जो परिवर्तित करके नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले कौन था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का विकास, फिर तीसरी बार हिंदी साहित्य का इतिहास नाम रखा गया। इसका प्रकाशन 1929 है। ये अगर पद्धति की बात करें तो विधेयवादी पद्धति के सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? विधेयवादी पद्धति ने, आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। शुक्ल के बाद ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 1 साल बाद ही हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने भी लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा था। और उसके
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952। हिंदी साहित्य का जो भूमिका है ये केवल 1940 ईस्वी में लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आचार्य डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल जी ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य और में संवेदनाएं होनी चाहिए, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने सोचा होगा तभी इसका नाम दिया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ। माधुरी सार किसका ग्रंथ है? वियोगी हरि का है। ब्रज माधुरी सार किसका ग्रंथ है? वियोगी हरि का है। और हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किसका ग्रंथ है? हिंदी भाषा का विकास, भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। हिंदी साहित्य का विकास रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का। और उसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। और साहित्य का इतिहास इस नाम से कई लोगों ने लिखा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तो हिंदी साहित्य का इतिहास कई लेखकों ने लिखा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? ब्रज रतन दास ने लिखा है। हिंदी आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा? लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा? लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य ये भी किसने लिखा है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। और इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा है? नीरजा माधव ने लिखा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास भी लिखा गया है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास भी लिखा गया है। ये किसने लिखा है? नीलाभ ने लिखा है। ये हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है? नीलाभ ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल, हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर हिंदी साहित्य, और उसी में क्या जोड़ा है? इतिहास दृष्टि। किसने? मैनेजर पांडे जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। और उसके बाद हम देखें तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब लिखा? 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी में। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी ने 1951 ईस्वी में लिखा है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र ने 1949 ईस्वी में लिखा है। और उसके बाद हम देखें हिंदी काव्यधारा राहुल सांसक्त्यान जी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा है।
और उसके बाद हम देखें तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, आलोचनात्मक इतिहास तो राम कुमार वर्मा, हिंदी भाषा साहित्य श्याम सुंदर दास। और उसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास पद्म पुन्नालाल बख्शी, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। और कुछ पुराने स्टोर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तान गाता दतासे 1939, तजकिरा करीमुद्दीन ने लिखा है, तजकिरा ई सुरा ई हिंदी शब्दासुरा मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है ये तो। और शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने 83 ईस्वी में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जॉर्ज गियर्सन ने, हिंदुस्तान 1888, हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में लिखा है। तो ये थे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया ने लिखा है। राजस्थानी भाषा साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने लिखा है। और राजस्थानी पिंगल साहित्य ये भी मोतीलाल मनेरिया ने। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने ही। तो राजस्थानी शब्द आ जाए तो डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने ही ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी रूपरेखा। आज गला दर्द करने लगा है बोलते बोलते। अब हम आते हैं आदिकाल पे। आदिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने क्या क्या रखा? चारण काल किसने रखा? प्रारंभिक काल किसने रखा? बीज वपन काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, संधि काल, चारण काल, आदिकाल, जय काल, आधार काल, अपभ्रंश काल, उद्भव काल। तो किसने किसने क्या क्या नाम रखा? चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या रखा है? चारण काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने रखा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने भी रखा है और गणपत चंद्र गुप्त ने भी रखा है। और बीज वपन काल किसने रखा है? तो बीज वपन काल की बात करें तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर महावीर की कृपा होगी तभी कोई भी बीज अंकुरित होगा। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। बीज वपन काल, बीज तभी उगेगा जब महावीर की कृपा होगी। बीज वपन काल। प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। कुछ प्रारंभ किया जाता है तो किसकी? गणपति यानी गणेश जी की वंदना की जाती है तो उन्होंने प्रारंभिक काल लिखा है। गणपत चंद्र गुप्त। प्रारंभिक काल, प्रारंभ करने से पहले किसी की वंदना की जाती है सबसे पहले तो गणेश जी की, तो उन्होंने प्रारंभिक काल ही लिखा है। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने भी लिखा है। तो मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त जी ने, दोनों ने तो प्रारंभिक काल ही दोनों विद्वानों ने लिखा है। और सिद्ध सामंत राहुल सांसक्त्यान ने वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल किसने रखा है? वीर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। कहते हैं विश्वनाथ, विश्वों के नाथ, इसलिए उन्होंने कहा वीर काल हैं हम। तो उन्होंने क्या रखा? वीर काल नाम रखा। संधि काल या चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने रखा है। संधि काल या चारण काल नाम किसने रखा है? संधि काल या चारण काल राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। आदिकाल नाम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद आदिकाल जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा है। आधार काल सुमन राजे ने। आधार काल किसने रखा? सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। उद्भव होता है, सब कुछ उद्भव तब होगा जब वासुदेव की कृपा होगी। उद्भव काल सुमन राजे। आधार, आधार जिसका सुमन है, सुमन काल, सॉरी, आधार काल। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने रखा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। आधार काल सुमन राजे और जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा है ये नाम। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो राम कुमार वर्मा ने क्या रखा है? संधि काल या चारण काल। वीर काल किसने रखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने रखा है। और सिद्ध सामंत राहुल सांसक्त्यान वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद। प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने रखा है। और मिश्र बंधु ने भी प्रारंभिक काल चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
हिंदी का कहा गया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, बताइए। अलग विद्वान किसको प्रथम कवि मानते हैं? तो शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास में सबसे पहले पुष्पदंत या पुंड को मानते हैं। प्रथम कवि किसको मानते हैं? शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत या पुंड को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। स्वयंभू रामकुमार वर्मा को मानते हैं। राहुल सांसक्त्यान सरहपा को मानते हैं और अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। ये अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में मतभेद देखने को मिलता है। तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्पदंत पुंड को माना है। शालभद्र सूरी गणपत चंद्र गुप्त को, स्वयंभू रामकुमार वर्मा को स्वयंभू किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है। और सरहपा ही सबसे श्रेष्ठ माने जा राहुल सांसक्त्यान द्वारा जो रखा गया हिंदी का अगर हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को माना जाता है। के अनुसार आ जाए रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू आ जाएंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि तो अब्दुल रहमान आ जाएंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, राहुल सांसक्त्यान, सरहपा और रामकुमार वर्मा स्वयंभू। शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं। सबसे पहले सूफ, सफा, सोफिया, सुफ़ा, साफ। सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन। सफा का पवित्र या शुद्धि। सोफिया का विद्या। सुफ़ा का चबूतरा। साफ का पंक्ति। सफ का पंक्ति। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। ये अवधी, दोहा और चौपाइयों में विभक्त लिखी गई है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है मृगावती। और पद्मावत जायसी की रचना है। पद्मावत कब लिखी गई? 1520 ईस्वी में लिखी गई। पद्मावत कब लिखी गई? पद्मावत समय का 1520। मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। प्रेम विलास की किसकी रचना है? जटमल की। और नंददास रूपमंजरी की है। और चित्रावली उस्मान की है। ज्ञानदीप शेख नबी की है। और नल दमयंती नरपति व्यास की है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। और ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है। चित्रावली उस्मान की है। और रूपमंजरी नंददास की है। प्रेम विलास जटमल की रचना है। और मधुमालती मंझन की। पद्मावत जायसी की। और मृगावती कुतुबन की है। तो ये थी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूफी शब्द के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन है? सूफी शब्द के रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? कुतुबन को मानते हैं मृगावती में। और रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? असाहित्य को मानते हैं। असाहित्य को। तो अलग अलग विद्वान सूफी शब्द के प्रस्तोता किसको मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं। रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास को मानते हैं। और उसके बाद गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? असाहित्य को मानते हैं। देखते हैं पद्मावत की प्रतीक योजना। पद्मावत जो महाकाव्य लिखा गया उसमें रत्नसेन किसका प्रतीक है? उसका अर्थ क्या है? सिंघल किसका प्रतीक है? पद्मावती किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन मन, आत्मा, मन और साधक है। रत्नसेन का अर्थ क्या है? मन है या आत्मा है या साधक है रत्नसेन। सिंघल का अर्थ क्या होता है? हृदय। पद्मावती का श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, परमात्मा। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, परमात्मा। सुवा ये तोता या हीरामन का भी नाम होता है उसमें। सुवा हीरामन तोता होता है गुरु। और नागमती
धंधा सांसारिक बुद्धि, नागमती दुनिया, धंधा सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। अलाउद्दीन क्या होता है? माया। राघव चेतन शैतान, नागमती दुनिया धंधा, और रतनसेन मन आत्मा साधक। पद्मावती का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा, सात्विक, बुद्धि, परमात्मा। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के संबंध में अपने कथन या वक्तव्य लिखे हैं कि कुछ शब्द ऐसे जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। कुछ शब्द ऐसे जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर किसी ने नहीं किया है। ये किस में देखने को मिलता है? ये शुक्ल जी जायसी ग्रंथावली के शब्द उसमें कहते हैं। और आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत या अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। विष्णु दास ने कौन से ग्रंथ लिखे? कौन कौन से? विष्णु दास ने महाभारत कथा लिखी है, रुक्मणी मंत्र लिखा है, स्वर्गारोहण लिखा है, रामायण कथा लिखी है। विष्णु दास ने क्या क्या लिखा है? विष्णु दास ने महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, और ईश्वर दास ने भरत मिलाप लिखा है। ईश्वर भरत मिलाप किसका रचना है? भरत मिलाप, अंगद पैंज, राम जन्म, स्वर्गारोहण, एकादशी कथा, ये सब किसने लिखे हैं? ईश्वर दास ने लिखे हैं। अगर अग्रदास की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा है? ध्यान मंजरी लिखा है। अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखा है। कुंडलियाँ लिखी हैं, पदावली, अष्टयाम लिखा है। किसने? अग्रदास ने। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, पदावली, ये सब किसने लिखा है? अग्रदास जी ने लिखा है। दास रामचंद्र चंद्रिका का समय क्या है? 1601 ईस्वी। नाभादास भक्तमाल, नाभादास की भक्तमाल, अष्टयाम गद्य, अष्टयाम पद्य। प्राणचंद चौहान जी ने क्या लिखा है? रामायण महानाटक। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामायण महानाटक के अगर लेखक की बात करें तो प्राणचंद चौहान हैं। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद्र चौहान हैं। नाटक किसने लिखा है? हृदय राम ने लिखा है। हनुमान नाटक किसने लिखा है? हृदय राम ने। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक की हृदय प्राणचंद चौहान जी ने लिखा है। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक। और हनुमान नाटक किसने लिखा है? हृदय राम ने लिखा है। सेनापति ने क्या लिखा है? कवित्त रत्नाकर। कवित्त विश्वनाथ सिंह ने क्या लिखा है? राम स्वयंवर आनंद रघुनंदन। विश्वनाथ सिंह ने क्या लिखा है? राम स्वयंवर आनंद रघुनंदन लिखा है। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और कृष्णदास, सूरदास। ये 8 कवि हैं। कौन कौन से? नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, छित स्वामी, कृष्णदास और कुंभनदास, गोविंद स्वामी, सूरदास। ये कौन अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 कवि हैं जो अष्टछाप के कवि के नाम से जाने जाते हैं। इसकी रचना सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली। सारावली का समय 1548 ईस्वी माना जाता है साहित्य लहरी, और 1550 ईस्वी। गंग की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गंग पदावली, गंग पचीसी गंग और गंग कवित। अगर रहीमदास की रचनाओं की बात करें तो रहीमदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? नगर शोभा, बैरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, खेट कौतुक जातकम, दोहावली, रहीम काव्य, श्रृंगार, सोरठा व रास पंचाध्यायी। ये सब क्या हैं? रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नाम की बात करें तो हितरंगड़ी है। सूरदास की सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली। देखते हैं रीतिकाल को किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिया है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? कला काल, रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। तो अंधकार काल जो कहा त्रिलोचन ने, उन्होंने पहले से ही रीतिकाल को देखा और कहा ये क्या कहा? अंधकार काल है।
त्रिलोचन ने क्या कहा? अंधकार काल, त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले। तो त्रिलोचन ने क्या कहा? ये अपने याद करने की तरह से हम इसको बोल रहे हैं, बाकी त्रिलोचन, अंधकार काल, जैसे कोई पहले से ही नहीं अनुमान कर लेता है कि अब ये समय अंधकार काल चलने वाला है, तो तभी वो लिखते हैं त्रिलोचन, अंधकार काल। और कला काल कौन लिखते हैं? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र। कौन? कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र भी इसको लिखते हैं कला काल। रीति काल कौन लिखते हैं? रीति काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रीतिकाल नाम कौन देते हैं? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल जो नाम जाना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल जी ने। अलंकृत काल किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। हम रीति, जैसे रीतिकाल है तो रीति से क्या अभिप्राय है? अलग अलग केशवदास ने क्या कहा है? समझावे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। ये कौन कहते हैं? केशवदास कहते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि ये कहते हैं। और अपनी अपनी रीति के कवि और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति कौन कहते हैं? देव कहते हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव कहते हैं। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ कहते हैं। थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति दुल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति दुल्हा कहते हैं। और ताही को रति कहत है रस गंध की रीति, ताही को रति कहत है रस गंधन की रीति पदमकार कहते हैं। कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चित लाए प्रतापशाही कहते हैं। अरे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को मानते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में अगर कौन किसको मानता है तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र केशवदास को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। तो अगर रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल के प्रथम कवि को अगर आ जाता है तो किसको कहा जाता है? चिंतामणि को माना जाता है। अगर किसी कवि के अनुसार, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? चिंतामणि हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार कृपाराम हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, तोष, भूषण, मतीराम, जसवंत, गोप, पदमकार, रसलीन, देव, यकूबा खां, ग्वाल, बेनी प्रवीण, मतीराम, गिरधर दास, प्रतापशाही, ये सब कैसे हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि चिंतामणि कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, भिखारी दास, देव, ग्वाल प्रतापशाही, तोष सुखदेव मिश्र, रसलीन पद्माकर और यकूबा खां, बेनी प्रवीण, मतीराम, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, गिरधर दास, ये सब कौन से हैं? जो रीतिबद्ध कवि हैं। केशव की रचनाएं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, रतन बावनी, शिवदेन वीर सिंह, देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, 12 मासा, ये सब इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। किसकी? जो केशवदास की। रसिक प्रिया 1991। अगर हम रीति सिद्ध कवि की बात करें तो बिहारी प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं सेनापति, रसनिधि और हठी जी, नेवाज, राम सहायदास, विक्रमादित्य
पजनेस। ये कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो कौन कौन से हैं? सेनापति बिहारी रसनिधि, सेनापति बिहारी रसनिधि, हठी जी, नेवाज, राम सहाय दास और विक्रमादित्य कैसे हैं? ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कवि की बात करें तो घनानंद, आलमबोधा ठाकुर, द्विजदेव, ये सब कैसे कवि हैं? ये रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद, आलमबोधा ठाकुर ये सब कैसे हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। रा 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 हा रा 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 हा रा 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 हो। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अभी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उन्हें तुम्हें चुप कराना? जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियाँ भरते हो? भारतीय युग का काल विभाजन और नामकरण। प्रस्तुतकर्ता, समय, नामकरण। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं भारतीय युग के काल विभाजन में? रामविलास शर्मा, मिश्र बंधु, राम कुंवर वर्मा। तो भारतीय युग का जो मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1868 ईस्वी मानते हैं। 1868 ईस्वी भारतीय युग का समय मानते हैं। 1868 ईस्वी से 1993 ईस्वी तक कौन? आचार्य शुक्ल की समय कब कितना मानते हैं? 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी। और रामविलास शर्मा 1868 से ये भी, लेकिन 1900 ईस्वी तक ये मानते हैं। रामविलास शर्मा 1868 से लेकर 1900। मिश्र बंधु 1869 ईस्वी से 1888 ईस्वी मानते हैं। राम कुंवर वर्मा 1870 से 1900। तो अलग अलग विद्वान भारतीय युग का समय मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जो भारतीय युग को क्या नामकरण देते हैं? नई धारा, प्रथम उत्थान काल। और रामविलास शर्मा नव जागरण काल। मिश्र बंधु वर्तमान काल। और राम कुंवर वर्मा आधुनिक काल। राम कुंवर वर्मा जो भारतीय युग को क्या नाम देते हैं? आधुनिक काल। इनका समय 1870 से लेकर 1900 तक, 1900 ईस्वी तक। अगर मिश्र बंधु की बात करें वर्तमान काल, ये देते हैं 1869 ईस्वी से 1888 ईस्वी। रामविलास शर्मा 1868 से 1900 नव जागरण। रामचंद्र शुक्ल नई धारा, प्रथम उत्थान काल। छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? छायावाद के प्रवर्तक अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग विद्वानों को मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं। सुमित्रानंद दुलारी वाजपेयी सुमित्रानंद पंत को मानते हैं। और इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को, और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को। तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक? और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। नंदुलारी वाजपेयी, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं